नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत में एक अध्ययन बिंदु विजयनगर साम्राज्य पर जो है चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो एक खास बात, विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत में एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जो है अपने आप में एक अस्तित्व में आता है। 1336 ईस्वी से जो है इसकी एक प्रकार से इस साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है और अपने आप में उस समय विश्व के सबसे चुनिंदा जो है एक प्रकार से साम्राज्यों के अंदर जो है विजयनगर साम्राज्य का भी नाम आता है। चूँकि बाबर ने अपने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तो उस तुजुक ए बाबरी में भी जो है इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये कहा गया है कि विश्व के 5 जो है एक प्रकार से भारत के 5 जो है साम्राज्यों में जो है सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य के तौर पे इसको जाना जाता है। इसलिए विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत की एक प्रकार से इतिहास की यदि बात करें तो उसमें। तो शुरुआत करते हैं इस विजयनगर साम्राज्य की। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब और किसने की है उसी पे प्रश्न आता है, तो अपने उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी स्थापना करने के लिए जो है 2 भाई हैं, हरिहर और बुक्का। ये 2 सगे भाई हैं। इन दोनों सगे भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक में एक प्रकार से बहती है और उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है इस विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। और इनके पिता का नाम जो है संगम था। तुंगभद्रा नदी के किनारे इन्होंने जो है स्थापना की है हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की। तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो संगम के नाम से ही जो है अब इनका वंश जो है वो आगे बढ़ता है। अर्थात तो जो विजयनगर साम्राज्य का जो एक प्रकार से जो प्रारंभिक जो वंश है या जिस साम्राज्य ने इसकी शुरुआत की है तो उस जो है वंश का नाम आ जाता है संगम वंश। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 जो है वो अपने आप में ये साम्राज्यों ने अधिकार किया या इस पे जो है शासन किया है। सबसे पहले संगम वंश है, उसके बाद में साल्लू वंश आता है, साल्लू, फिर तुलुव वंश और उसके अलावा जो है एक लास्ट है अराविदू वंश या अराविडू वंश भी इसको बोला जाता है। तो ये 4 वंशों का जो है अपने आप में शासन रहा है। इसमें मुख्य मुख्य बातें जो कक्षा 10 की जो है सामाजिक अध्ययन में दे रखी हैं उन्हीं पे अपने जो है चर्चा करेंगे। तो संगम वंश की जो एक प्रकार से जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का भाइयों ने अपने आप में की है 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक जो अपने आप में ये संगम वंश रहता है। 4 वंशों में सबसे अधिक जो है शासनकाल इसी वंश का रहा है, संगम वंश का। तो उसके बाद में जो है खास बात यह है कि इसमें जो शुरुआत का जो पहला जो शासक है वो हरिहर प्रथम खुद ही था जिसने इसकी स्थापना की है, हरिहर ने। तो हरिहर ने क्या किया है, अनेगुंडी नाम का एक जो शहर है जो तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल पास में ही उसके दक्षिणी किनारे पर जो अपने आप में स्थित एक उस समय नगर था, उसी अनेगुंडी नामक नगर को जो है विजयनगर साम्राज्य की अपने आप में राजधानी बनाया। 1336 ईस्वी में उसने अपने आप में एक नगर बसाया जिसका नाम रखा गया था हम्पी। तो हम्पी नामक एक नगर की स्थापना उसने 1336 ईस्वी में की। और हरिहर प्रथम को 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। ये एक प्रकार से इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है कि उसे 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। 2 समुद्र, एक अरब सागर और दूसरा हिंद महासागर। तो क्योंकि उसका जो शासनकाल है वो अरब सागर और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था उसका साम्राज्य, इस वजह से उसको 2 समुद्रों का अधिपति के नाम से पुकारा गया है। तो उसके बाद में जो है उसका जो छोटा भाई बुक्का प्रथम जो है वो शासक बनता है 1356 ईस्वी से लेके और 1377 ईस्वी तक जो है उसका शासनकाल रहता है। तो इसे जो है 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया है। तो अब 3 समुद्रों का अधिपति मान लो, एक तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के आसपास वाले क्षेत्र पर जो है इस व्यक्ति का अधिकार रहा है। इस वजह से इसको 3 समुद्रों का अधिपति के नाम से पुकारा गया। अब समझ जो है अलग बात यह है कि इसके समय में जो है बहमनी साम्राज्य जो कि उस समय का एक मुस्लिम साम्राज्य अपने आप में माना जाता था, काफ़ी महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था ये। और बाद में ये बहमनी साम्राज्य जो है आगे चलकर जो है 5 भागों में विभाजित हो जाता है। तो इस बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच लंबे समय तक चलने वाले युद्धों की शुरुआत हो जाती है। यानी विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य जो अपने आप में एक इस्लामी या एक मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है दक्षिण भारत का, इन दोनों के बीच में जो है कटुता की जो है शुरुआत या एक प्रकार से युद्ध की जो शुरुआत है वो इस बुक्का प्रथम के समय में अपने आप में हो जाती है। आगे चलकर बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो जाएगा और वो 5 भाग कौन कौन से हैं अपने उनके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो
फिर जो है आगे दे रखा है, इसके बाद में जो है देवराय प्रथम जो है एक महत्वपूर्ण शासक इस संगम वंश का जो है वो आता है। देवराय प्रथम 1405 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। तुंगभद्रा दोआब, दोआब का मतलब दो नदियों के आसपास की जो भूमि, दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसको दोआब बोल सकते हैं। नदी के पेटे के आसपास वाले जो क्षेत्र को दोआब बोला जा सकता है। तो तुंगभद्रा नदी के आसपास वाले क्षेत्र में जहाँ एक वर्तमान में या उस समय जो एक नगर था रायचूर नगर, तो उस रायचूर वाले क्षेत्र को लेकर जो है बहमनी वंश के शासक फिरोज शाह के साथ जो है इसका युद्ध होता है देवराय प्रथम का, जिसमें देवराय प्रथम पराजित हो जाता है। और ये युद्ध जो है वो इतिहास में सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के मध्य जो युद्ध हुआ है उसे सोनार की बेटी का युद्ध के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। ये इसका अपने आप में निक नेम या इसका उपनाम अपने जो है बोल सकते हैं इस तरीके से। अब एक जो है अगली बात ये है कि इसी देवराय प्रथम के समय में एक इटली निवासी है, वेनिस इटली में एक जगह का नाम है वेनिस, वहाँ का एक राज्य कह सकते हैं अपने, वहाँ का निवासी था निकोलस कॉन्टी या इसको निकोलो कॉन्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो वो निकोलो कॉन्टी या निकोलस कॉन्टी जो है वेनिस इटली का एक निवासी है, एक यात्री है, और वो जो है अपने आप में देवराय प्रथम के समय में उसके शासनकाल में 1420 ईस्वी में जो है भारत यात्रा पर आता है। उसने भारत की यात्रा की 1420 ईस्वी में। उस समय देवराय प्रथम का विजयनगर में अपने आप में शासन काल था, और उसके समय में निकोलस कॉन्टी जो है वो विजयनगर साम्राज्य में और भारत यात्रा पर अपने आप में आता है। फिर उसके बाद में जो है देवराय द्वितीय जो है शासक बनता है। 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक उसका शासनकाल है। इसके जो है इतिहास में कुछ नाम हैं, जैसे इसे प्रौढ़ देवराय के नाम से पुकारा गया है, अम्मादी देवराय भी इसको बोला जाता है, प्रौढ़ देवराय, अम्मादी देवराय, और उसके बाद में जो है हाथियों का शिकारी, ये इसके उपनाम हैं इस देवराय द्वितीय के। अपनी सेना में जो है मुस्लिम सेना को और तुर्की तीरंदाजों को भर्ती करने वाला विजयनगर का ये पहला शासक माना जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है ये कि देवराय द्वितीय जो है उसने अपनी सेना में अपने आप में धर्म सहिष्णुता का जो है वो अपने आप में ये कह सकते हैं कि वो परिचय दिया है। तो धर्म सहिष्णुता को अपनाने वाला ये है विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक माना जाता है, जिसने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को और उसके साथ साथ में तुर्की जो मुस्लिम तीरंदाज हैं उनको अपनी सेना में भर्ती किया है। अशोक मौर्य के बाद भारत में यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो वो अपने आप में ये देवराय द्वितीय माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती करना, अपनी सेना में तीरंदाज मुस्लिम जो है व्यक्तियों को भर्ती करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय जो उसने किया। उसके बाद में जो है फारसी एक यात्री है, फारस यानी वर्तमान में जिसको अपने ईरान बोल सकते हैं, तो वहाँ का जो शासक एक यात्री था जिसका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक। ये अब्दुल रज़्ज़ाक नामक एक फारसी यात्री 1443 ईस्वी में कालीकट नामक बंदरगाह है जो वर्तमान में केरल में पड़ता है, तो वहाँ के जैमोरिन नामक शासक के दरबार में जो है अपने आप में आता है। और फारस का एक शाह, शाह का मतलब शासक होता है यानी राजा वहाँ का, तो फारस के शाह शाहरुख उसका नाम था, शाहरुख। तो उस शाहरुख नामक शाह के जो है अपने आप में दूत के रूप में वो इस जैमोरिन नामक एक जो कालीकट का शासक है उसके दरबार में ये उपस्थित होता है। तो ये भी देवराय द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद में यही व्यक्ति जो है अब्दुल रज़्ज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर भी आता है, इसलिए इसको इसके साथ जोड़कर भी जो है अपने पढ़ सकते हैं। फिर इस वंश के जो है का अंत हो जाता है लगभग 1485 ईस्वी में, और उसके बाद में नया वंश जो है एक प्रकार से सालू वंश आता है। और सालू वंश में जो है एक प्रकार से वीर सिंह सालू, एक ही जो है एक प्रकार से वीर नरसिंह सालू उस व्यक्ति का नाम था जिसने सालू वंश की स्थापना की है। तो उसके बारे में इतिहास में जो है एक प्रकार से कक्षा 10 में जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट कोई खास बात नहीं है। फिर जो तीसरा वंश जो है तुलुव वंश, उस तुलुव वंश के बारे में जो है काफ़ी जो है एक प्रकार से महत्वपूर्ण बातें हैं कक्षा 10 की जो है सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में। तो उस तुलुव वंश की जो प्रकार से शुरुआत है 1507 ईस्वी से लेकर और 1517 ईस्वी तक होती है। और इसमें जो है दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो है बस यही याद रखना है हमें, कृष्ण देवराय। यदि ये याद है तो विजयनगर साम्राज्य लगभग सा हमें जो है एक प्रकार से कंप्लीटली याद हो जाता है। 1509 ईस्वी में इसका शासनकाल शुरू होता है और 1529 ईस्वी तक 20 वर्ष तक इसका शासनकाल रहता है।
पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में 4 जो है अपने आप में उसके वंश रहे हैं। इन चारों वंशों में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम शासक यदि कोई गिनना है, यदि कोई मानना है, तो वो होगा कृष्ण देव राय। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्ण देव राय ही था। 1336 ईस्वी से लेके और आगे जो है जब तक इसका शासनकाल रहा है इस विजयनगर साम्राज्य का, तब तक जो है अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यही कृष्ण देव राय ही था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे सर्वोत्तम शासक माना जाता है ये। इसे आंध्र भोज की उपाधि जो एक प्रकार से यहाँ के विद्वानों द्वारा दी गई थी। क्यों कहा जाता है इसको आंध्र भोज? जिस तरीके से राजा भोज ने धारा नगरी में अपने आप में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को जो है एक प्रकार से विरुद्ध को धारण करते हुए उसने अपने आप में दोनों की जो विरोधी भाव जो था उसको अलग किया, अर्थात कृष्ण सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को जो अपने आप में एक जगह पे बांध के रखा। उसने विद्वानों को अपने आप में उस धारा नगरी में उस राजा भोज ने स्थापित किया। ठीक ऐसा ही काम जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास वाले राज्यों में विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय ने किया है, क्योंकि ये भी विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता था। तो इस वजह से इसको आंध्र भोज के नाम से जो है पुकारा गया है। तो विद्वानों का संरक्षक होने के कारण जो है इसको आंध्र भोज कहा गया है। इसका शासनकाल जो है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहलाता है। याद रखने वाली बात है कि तेलुगु साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो किसका शासनकाल है जी? कृष्ण देव राय का। अब इसके समय में कुछ एक जो है महत्वपूर्ण यात्री हैं जो भारत में आए हैं। पहला जो है महत्वपूर्ण यात्री है डुआर्ड बारबोसा। डुआर्ड बारबोसा नामक एक पुर्तगाली यात्री है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है ये, ठीक है, जिसने भारत के बारे में खूब जानकारियां जो हैं दी हैं अपने यात्रा वृत्तांतों में। 1516 ईस्वी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है और विजयनगर साम्राज्य के बारे में खूब जो है प्रकार से चर्चा वो अपने यात्रा वृत्तांतों में करता है। उसके बाद में जो है बात आती है इसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और है जिसका नाम है डोमिंगो पेस या डोमिंगो पायस भी इसको बोला जाता है। तो डोमिंगो पायस जो है वो भी अपने आप में पुर्तगाली यात्री है। 1520 ईस्वी में ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है। तो डोमिंगो पायस, डुआर्ड बारबोसा दोनों जो है अपने आप में पुर्तगाली यात्री कृष्ण देव राय के समय में आते हैं। अब खास बात यह है कि कृष्ण देव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य या यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है। इसका मतलब यवन देश की जो एक प्रकार से जो स्थापना है उसी तरीके से जो है अपने आप में शासन को आगे बढ़ाता है। तो इस वजह से इसको एक उपाधि दी गई यवन राज स्थापनाचार्य। ये उसका एक प्रकार से विरुद्ध कह सकते हैं, उसका उसने धारण किया है या फिर इसने उपाधि धारण की है। अब कृष्ण देव राय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति भी था, इसलिए उसके द्वारा जो है लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो याद रखने हैं। उसने आमुक्त माल्यद या अमुक्त मल्यद, ये तेलुगु भाषा का जो अपने आप में एक ग्रंथ है, अमुक्त मल्यद या मुक्त माल्यद, जम्बवती कल्याणम, ये जो है उसकी एक जाम्बवती कल्याणम उसकी एक अन्य